किसी के लिए सुहाना मौसम तो किसी की सेहत के लिए एक बड़ा सवाल बन जाती है। वैसे तो अच्छी लगती है सर्दी, लेकिन कुछ लोगों की सेहत के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन जाती है। सर्दियों का मौसम आ गया है और ऐसे में बहुत सारी अच्छी चीजें जहां खाना पसंद आता है, कुछ लोगों को घर के अंदर ही बैठे रहना बहुत आनंद देता है। और अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, यदि आप किसी तरह से खतरे में आते हैं, यानी आपका वजन ज्यादा है, आपको हाई बीपी की समस्या है, मोटापे से आप प्रभावित हैं, या हृदय रोग का खतरा है, या कभी स्ट्रोक की संभावना रही है, तो ये सब आपके लिए समझने की आवश्यकता है कि सर्दियों के मौसम में किस तरह के कारक आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं और आप कैसे इन जटिलताओं से बच सकते हैं। नमस्कार, टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। सर्दियों का मौसम जैसे ही आता है, कई तरह की समस्याएं लोगों के लिए होती है। ऐसे में ठंडा मौसम क्या हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को प्रभावित करता है? किस तरह का प्रभाव हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर होता है? ठंडे मौसम में क्या सर्दियों में स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है? ऐसा क्यों होता है और वो कौन से कारक हैं जिनकी वजह से यह खतरा बढ़ता है? कहा जाता है कि हृदय रोगियों को और ऐसे लोग जिन्हें स्ट्रोक की संभावना है, उन्हें इस मौसम में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। किस तरह से आप ये सावधानी रख सकते हैं, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। क्या सर्दियों के मौसम में ब्लड शुगर लेवल्स यानी रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, घट जाती है? क्या इसमें अंतर आता है? क्या फ्लक्चुएशंस होते हैं और इसका कारण क्या होता है? ये हम आपको समझाएंगे आज टोटल हेल्थ में, और ये भी जानेंगे कि किस तरह के खतरे ये बढ़ा सकता है। क्या सर्दियों में ग्लूकोमीटर की रीडिंग की सटीकता सही होती है या उसमें भी अंतर आता है? यानी अगर आप घर पे ग्लूकोमीटर का प्रयोग कर रहे हैं, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते हैं, तो किस तरह की सावधानी आपको रखनी है? कब एक विशेषज्ञ से जानना है कि ये रीडिंग्स जो आ रही हैं, इनमें कितना वेरिएशन या कितना अंतर होना सामान्य है? ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे, क्योंकि ग्लूकोमीटर द्वारा रीडिंग जब ली जाती है, इस बात का प्रमाण है कि आपका ग्लूकोज का लेवल ब्लड स्ट्रीम में कितना है। क्या स्ट्रोक के रोगियों को बार बार ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता होती है? अगर ऐसा है तो क्यों है ऐसा, ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से। सर्दियों के मौसम में बहुत सी समस्याएं होती हैं, विशेष तौर पर जो मधुमेह के रोगी हैं, उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं, हृदय रोगी है, या फिर जिन लोगों को स्ट्रोक हो गया है। ऐसे में बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत से लोग फिटनेस फ्रीक्स अपने आप को समझते हैं और ठंडे मौसम में भी एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। क्या सर्द हवा में, कम तापमान में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करना आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है? यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो बहुत जरूरी है वजन को नियंत्रित रखने के लिए, आपको क्या सावधानी रखनी है सर्दियों के मौसम में एक्सरसाइज करते हुए, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही ये भी समझाएंगे कि सर्दियों में एक्सरसाइज के समय कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज का सही समय क्या होना चाहिए? क्या ठंड से स्ट्रोक के मरीजों की मांसपेशियों में अकड़न यानी मसल स्टिफनेस भी उनमें देखी जा सकती है? यदि ऐसा होता है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से। इस मौसम में कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। क्या हीटर, जो बहुत से लोग प्रयोग करते हैं अपने कमरे को गर्म करने के लिए, क्या हीटर और ब्लोअर का अधिक प्रयोग हमारे हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है? कैसे आपको नॉर्मल टेम्परेचर अपने कमरे में मेंटेन करना चाहिए, यानी उसका सुरक्षित तरीका क्या होना चाहिए, ये भी हम आपको समझाएंगे। और ऐसे बहुत सी दिलचस्प बातों पर विशेषज्ञों से होगी बात। आपको ये बताएंगे कि सर्दियों के मौसम में मधुमेह के रोगी, स्ट्रोक से प्रभावित लोग और हृदय रोगी अपने आप को, अपनी सेहत को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। ये तमाम बातें जानने के लिए आज का कार्यक्रम देखते रहिए। जानकारी की शुरुआत हम करेंगे इस रिपोर्ट के साथ और ये समझेंगे कि जैसे ही तापमान कम होने लगता है और सर्दी बढ़ने लगती है, इसका क्या प्रभाव होता है हमारे शरीर पर, हमारी सेहत पर और उन लोगों पर जो किसी तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, यानी हृदय रोगी हैं, मधुमेह से प्रभावित हैं, या फिर स्ट्रोक होने की संभावना जिन व्यक्तियों को है।
सर्दियों का मौसम आता है तो इसके साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठंडे मौसम में हमारी सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सर्दियों में स्वास्थ्य की अधिक देखभाल करना अहम हो जाता है। सर्दियों की ठंडी हवा शरीर और उसके अंगों पर बुरा प्रभाव छोड़ सकती है। जब ठंड आती है तब शरीर को उसके अनुकूल होने में थोड़ा समय लगता है। इस मौसम में अधिकतर लोग आलस्य की गिरफ्त में आ जाते हैं, व्यायाम करना छोड़ देते हैं और बहुत अधिक तैलीय भोजन खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में न सिर्फ सेहत प्रभावित होती है बल्कि वो लोग जिन्हें पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या है उनकी जटिलताएं भी बढ़ सकती हैं। हृदय रोगी, स्ट्रोक से प्रभावित लोग, उच्च रक्तचाप से प्रभावित व्यक्ति, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, ऐसे लोग जिन्हें श्वसन रोग हो या आर्थराइटिस के रोगी, इन सभी की समस्याएं सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती हैं। सर्दियों के मौसम में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना रहती है, विशेष तौर पर जिन लोगों को मधुमेह है, हृदय की कोई समस्या है या फिर उच्च रक्तचाप जैसी किसी अन्य समस्या से ग्रस्त है, इनके स्वास्थ्य पर ठंडे मौसम का विपरीत प्रभाव पड़ता है। सर्दियों के मौसम में रक्तचाप में असंतुलन और हृदयाघात का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आवश्यक है कि सर्दियों के मौसम में हृदय और मस्तिष्क को लेकर विशेष सावधानी रखी जाए, क्योंकि इस मौसम में स्ट्रोक के मामले भी अधिक देखे जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में यदि सुरक्षित रहना है तो ऐसे में सावधानी रखना आवश्यक है, जिससे समस्याओं से बचाव हो सके। सर्दियों के मौसम में आलस्य छोड़ें और सक्रिय जीवन शैली अपनाएं। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं। पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम और कुछ सावधानियां आपको इस मौसम में स्वस्थ रहने में उपयोगी हो सकता है और स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव कर सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सर्दियों के मौसम में यदि आप छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो जाता है, क्योंकि इससे सेहत सुरक्षित रहती है और वो जटिलताएं जिसके होने की संभावना लापरवाही की वजह से हो सकती थी उसे भी आप कम कर सकते हैं। कैसे, ये आपको बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवध किशोर पंडित, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया Institute of Medical Sciences, New Delhi, with over 18 years of experience, over 100 publications, fellowship in neuroendovascular therapy, international fellow from Japan. He is specialized in stroke, multiple sclerosis, interventional neurology, and he is member of Indian Academy of Neurology, member of World Stroke Organization, member of Indian Stroke Association and Indian Epilepsy Society. बहुत स्वागत है डॉक्टर अवध किशोर आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर प्रिंसी जैन, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, with over 14 years of experience in internal medicine. Her areas of interest are diabetes and cardiovascular medicine. हृदय की देखभाल आपको कैसे करनी है और किस तरह की सावधानियां रखनी है हृदय रोगियों को, साथ ही वो बातें जो आपको बचा सकती हैं हृदय की समस्या से, ये बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर राजीव कुमार राजपूत, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एंड इंटरवेंशनिस्ट, Coordinator Heart Failure Services in Indraprastha Apollo Hospital, with over 35 years of experience, fellowship in interventional cardiology from Australia, fellowship in heart failure from Australia, and he is specialized in cardiology, interventional cardiology. Apart from that, in angioplasty, pacemakers, AICD implementation and much more. बहुत स्वागत है डॉक्टर राजपूत आपका। आज का जो विषय है सर्दियां, हालांकि वो सभी को प्रभावित करती है, लेकिन कुछ वल्नरेबल लोग यानी वो लोग जो किसी तरह के खतरे में आते हैं, यानी जिनको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, उन्हें अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है।
कौन सी सावधानियां आपको सुरक्षित रख सकती हैं, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं या फिर इससे जुड़ी समस्या जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 2309-7671 एंड 2309-7648। आप अपने प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। जानकारी की शुरुआत करते हैं और ये समझ लेते हैं कि किस तरह से सर्दियों का मौसम हमारी सेहत को प्रभावित करता है। डॉक्टर राजपूत, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं लोगों के लिए चिंता भी बढ़ जाती है। ठंडे मौसम का प्रभाव, और आजकल तो जब नॉर्थ इंडिया की बात की जाती है देखा जाता है प्रदूषण का भी बहुत अधिक स्तर है। कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं सेहत के लिए, विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जो या तो हृदय रोगी हैं या फिर उन्हें किसी तरह की हृदय की बीमारी होने की संभावना है, यानी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं? देखिए, हार्ट की बीमारियां वैसे भी बहुत कॉमन हैं हमारे देश में, लेकिन विंटर्स में जब ज़्यादा ठंड पड़ती है और ख़ास तौर से अगर विंटर और पोल्यूशन दोनों साथ साथ हों तो हार्ट की बीमारियां होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसके बहुत साइंटिफिक वजह भी हैं। ज़्यादा विंटर्स में, ठंड्स में आर्टरीज़ सिकुड़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट पर ज़्यादा लोड पड़ता है। ठंड होने की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, क्लॉटिंग होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। विंटर्स में हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं वो भी ज़्यादा बनते हैं, जिससे हमारी पल्स रेट और बीपी भी बढ़ता है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ अपने लाइफ स्टाइल में हमारे साथ विंटर्स में चेंज आता है। जैसे हमारी एक्सरसाइज कम हो जाती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, हमारी डाइट भी थोड़ी डिफेक्टिव हो जाती है, हम थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, खाना भी ज़्यादा हैवी हो जाता है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, सब तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं और ये देखा गया है कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक्सट्रीम विंटर्स में हार्ट की बीमारियां होने का रिस्क ज़्यादा होता है। बहुत सारी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में देखा गया है कि सभी कंट्री में, स्पेशली जहां बहुत ज़्यादा ठंड है, वहां पर हार्ट की बीमारियां होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जी, और यही जो कंडीशंस होती है वो नॉर्थ इंडिया में भी होती है। डॉक्टर अवध किशोर, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर सर्दी का मौसम आता है और एकदम से सर्दी बढ़ जाती है, और अगर दिल्ली की बात की जाए और कुछ इधर के क्षेत्रों की बात की जाए नॉर्थ इंडिया में, तो न सिर्फ सर्दी है बल्कि प्रदूषण का स्तर भी इस मौसम में कुछ बढ़ा हुआ रहता है। किस तरह से एक दोहरा खतरा बढ़ा देते हैं उन लोगों के लिए जो किसी न किसी तरह से बीमारियों से जूझ रहे हैं या हाई रिस्क में आते हैं। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को प्रभावित करता है, और इसमें ये मान लिया जाए ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अभी तक समस्या नहीं हुई, लेकिन संभावना हो सकती है कि जैसे ही ये प्रदूषण और सर्दी एक साथ बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उनके जीवन की और सेहत को लेकर जटिलताएं भी बढ़ सकती हैं। ये बहुत ही अहम विषय है जो एयर पॉल्यूशन का है। मैं डॉक्टर राजपूत से भी सहमत हूँ। जो इन्होंने बातें बताई वही चीज़ हमारे ब्रेन को भी असर करती हैं सर्दियों में, जैसे आर्टरीज, खून की जो नली हैं उनका सिकुड़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, खून की जो गाढ़ता जिसको विस्कोसिटी कहते हैं वो बढ़ जाती है। इन कारण सर्दियों में स्ट्रोक के इंसिडेंस और होने के जो परिस्थिति है वो ज़्यादा होती है। पर साथ में यदि एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण के कारण ब्लड की जो विस्कोसिटी है, जो गाढ़ापन है, वो बढ़ता है जी। तो इसीलिए ये दोनों मिलकर एक बहुत ही हानिकारक रूप ले लेते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो स्ट्रोक का, जो ब्रेन हेमरेज का जो इंसिडेंस है, वो खास करके अर्ली मॉर्निंग जो टाइमिंग होता है उस समय ब्लड प्रेशर सर्ज होता है, खास करके सर्दियों में। यह स्टडी में भी पाया गया है कि सुबह के 4 से लेकर 6 या 8 बजे तक ब्रेन हेमरेज के इंसिडेंस बढ़ते हैं, क्योंकि उस दौरान ब्लड प्रेशर, रक्तचाप एकदम से राइज करता है जी। और हमने देखा भी है डॉक्टर अवध की मैक्सिमम जितनी इमरजेंसीज आती हैं, चाहे हार्ट अटैक की बात हो या ब्रेन अटैक की बात हो, वो तकरीबन 2:30 से 5 बजे के बीच में, यानी ऑड आवर्स में ही इमरजेंसी होती है। और उस समय पर जो फैमिली मेंबर्स हैं, या तो उनको पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है, और समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को मैनेज किस तरह से किया जाना चाहिए।
क्या बताना चाहेंगे कि कारण क्या होते हैं कि मैक्सिमम आप जो कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जो फ्लक्चुएशंस अगर हो रहे हैं तो वो इस दौरान ही क्यों होते हैं? इसका कारण ये जो प्रपोज्ड है वो ये कि उस दौरान में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत फॉल होता है और उस समय जैसे स्ट्रेस हार्मोन सिंपैथेटिक ड्राइव जो होती है वो इंक्रीज होती है, उस कारण से ब्लड प्रेशर सर्ज होता है। और ब्लड प्रेशर सर्ज मतलब अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन हेमरेज होता है। तो आपका ऑलरेडी एक अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो उस दौरान और रिस्क बढ़ जाता है। तो इस कारण से उस समय स्ट्रोक के जो होने के चांस है वो बहुत हाई रहते हैं जी। और इसीलिए सतर्कता रखने की ज़रूरत है, न सिर्फ उस दौरान बल्कि 24 घंटे, यानी सर्दियों का मौसम क्योंकि शुरू हो चुका है, ऐसे में आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये तमाम बातें हमारे विशेषज्ञ आपको बताते रहेंगे। कार्यक्रम देखते रहिए। डॉक्टर प्रिंसी, किस तरह से जैसे ही तापमान कम होने लगता है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स में भी क्या किसी तरह के वेरिएशंस नज़र आते हैं और किस तरह की जटिलताओं का खतरा हो सकता है मधुमेह रोगियों को? बिल्कुल सही बात है। जैसे ही टेम्परेचर फॉल करता है, सर्दी आती है, डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल्स भी अफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सर्दियों में जो हमारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करने लग जाती हैं और जैसा कि राजपूत सर ने और अवध सर ने बताया कि बेसिकली विस्कोसिटी वगैरह बढ़ जाती है ब्लड की जी, जो थिकनेस होती है, तो उसकी ये भी होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है और उसके साथ जो खान पान है वो भी बिगड़ जाता है। लोग एक्सरसाइज करना जाना प्रेफर नहीं करते, आलस घेर लेता है, यानी हेल्थ को लेकर प्रायोरिटी बचती ही नहीं है सर्दियों में। तो इन सारे मैकेनिज्म्स की वजह से इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन का जो यूज़ होता है सेल्स में, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो ऑल्टर हो जाता है। इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो विंटर्स में शुगर लेवल्स कंपेयर टू समर्स इंक्रीज कर जाते हैं। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। तो डेफिनेटली डायबिटीज़ के लिए पेशेंट्स को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी, ये तो बात हुई कि ब्लड शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल्स में किस तरह के परिवर्तन आए हैं। इसके अलावा क्योंकि जो डायबिटिक्स हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट भी कहा जा सकता है इसको, अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है तो इन्फेक्शंस का कितना खतरा देखती हैं डॉक्टर प्रिंसी इस मौसम में उनके लिए? डायबिटिक्स ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जो आपने कहा है। तो विंटर्स में जैसे जो हमारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इवन सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस या न्यूमोकोकल वायरस, ये सब इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली डायबिटिक्स में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और जैसे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है तो डायबिटीज़ के शुगर लेवल्स ऊपर नीचे होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जी, और न सिर्फ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बल्कि त्वचा के संक्रमण यानी स्किन इन्फेक्शंस, उसके अलावा बर्न्स और कई तरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं मधुमेह रोगियों के लिए। ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता है और एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन भी करना चाहिए। डॉक्टर राजपूत, कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपके लिए एक प्रश्न आ गया है। प्रश्न है हार्ट और पोल्यूशन को लेकर। वो मिस्टर सुनील हैं, जानना ये चाह रहे हैं कि कैसे पता किया जाए कि ये जो समस्या हो रही है इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा लोगों को हृदयाघात के मामले भी देखे जा रहे हैं, कि इसका मौसम सर्दी है या पोल्यूशन है या फिर मिला जुला प्रभाव है इसका? आई थिंक हमारे पास ये क्लियर एविडेंस है कि दोनों ही फैक्टर्स हार्ट की बीमारियों को बढ़ाते हैं जी, पॉल्यूशन एंड ठंड, और दोनों अगर इकट्ठा हों तो उसका और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखिए होता क्या है कि ये जो ख़ास तरह का एक पॉल्यूशन है जिसको हम 2.5 पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, ये लंग्स के थ्रू जाते हैं और बॉडी के इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, जहाँ से उसमें इन्फ्लेमेशन होता है जो हृदय की नसों को और बाकी शरीर की नसों को इफ़ेक्ट करता है। इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से ब्लॉकेजेस होने का रिस्क ज़्यादा रहता है और स्ट्रोक होने का रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है, पॉल्यूशन एंड ठंड। जी, तो ये जानना ये चाह रहे हैं सुनील जी कि दिल्ली में ये रहते हैं और PM 2.5 और PM 10 का जो लेवल है, जिसमें PM 2.5 जो है माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, जैसा आपने बताया कि ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, हार्ट हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। ऐसे में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना कितना सेफ है, क्योंकि सेहत को भी बनाए रखना है, और अगर करनी ही है तो किस समय करना उपयोगी होगा?
देखिए बिल्कुल स्वस्थ वातावरण में एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। स्पेसिफिक एडवाइस देना मुश्किल है, पर जनरली मैं बता सकता हूँ कि अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से एक्सरसाइज करें। पॉल्यूशन में ध्यान रखें कि ओवर एक्सरसाइज हार्मफुल हो सकती है। जी, और एक्सरसाइज करें, अपनी क्षमता के हिसाब से करें और स्वस्थ वातावरण में करें। जी, और प्राणायाम का जहाँ तक सुनील जी आप जिक्र कर रहे हैं, तो जब प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है, यानी अर्ली मॉर्निंग्स या लेट इवनिंग्स, उस समय प्राणायाम बिल्कुल ना करें। दिन के दोपहर के समय जब आपको लगता है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उस समय आप ऐसा करने का सोच सकते हैं। इंडोर एनवायरनमेंट अगर क्लीन है तो वहाँ पर भी किया जा सकता है प्राणायाम। डॉक्टर अवध किशोर, किस तरह से समझाना चाहेंगे दोनों ही अवस्थाएं, इस्कीमिक स्ट्रोक की बात की जाए जिसमें क्लॉट बना और क्लॉटिंग के बाद स्ट्रोक आया, या दूसरा हेमोरेजिक स्ट्रोक जिसमें हाइपरटेंसिव थे, जो दवा ले रहे थे, या तो उसमें कुछ गड़बड़ हुई या मौसम की वजह से फ्लक्चुएशंस आए, किस तरह से प्रभावित कर सकता है? और दोनों अवस्थाओं में जो इंडिकेशंस हैं वो क्या अलग होंगे? इनको मैनेज करने का तरीका कितना अलग होगा? अगर हम स्ट्रोक की बात करें, जैसे इस्कीमिक स्ट्रोक जिसमें ब्लड खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उनका कारण ये ठंड और एयर पॉल्यूशन हमने बहुत विस्तार में देखा, और ब्रेन हेमरेज जो कि मोस्ट कॉमन ब्लड प्रेशर बढ़ने के वजह से होता है। बट ब्रेन हेमरेज के और भी कारण है, जैसे खून की नसों में गुब्बारा जैसा बन जाए जिसको एन्यूरिज्म कहते हैं, अब नॉर्मल कनेक्शंस होती हैं आर्टरी वेन की जिसको कि हम एबी मालफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये सब के भी रिस्क हेमरेजिक कन्वर्जन में बढ़ जाते हैं। अब जहाँ तक हम बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। तो आप रेगुलर मॉनिटरिंग करें, आप अपनी जो मेडिकेशंस हैं वो खास करके ध्यान से देखें कि वो प्रॉपर कंट्रोल कर रही हैं कि नहीं ब्लड प्रेशर को। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मेडिकेशन मिस कर रहे हैं तो उस चीज़ को कोई ना कोई मॉनिटर करे, क्योंकि आप डेफिनेटली एक रिस्क को बढ़ा रहे हैं। और जो साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, डायबिटीज़, ब्लड शुगर का बढ़ना, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, इनको नियमित रूप से उसको लाएं, जितनी कोशिश हो सके उतना लेके आएं। और इंडोर एनवायरनमेंट जो है जिसमें कि आप खास करके आप PM 2.5 मॉनिटर्स हैं या जिस तरीके से भी आप अनुमान लगा सकते हैं, तो आप इंडोर में एक्सरसाइज करें, या शाम के समय जिस समय पार्टिकुलेट मैटर, अब तो गवर्नमेंट के काफ़ी सारे डिजिटल वो मॉनिटर्स हैं, उनको आप डायरेक्शन के अनुसार आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट हाँ, बहुत स्पेसिफिक कहना कि आपको इससे पॉल्यूशन से बचाव है, बट आप उसमें कहीं ना कहीं एक पर्याप्त कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, सावधानी भी रखना ज़रूरी है। फिर भी अगर आपको असामान्य लक्षण आते हैं, वो लक्षण कौन से हैं जिनको आपको पहचानना है, और अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में किस तरह से उस पेशेंट को अस्पताल ले जाया जाएगा, ये भी हम जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए DD न्यूज़। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। किस तरह से सर्दियों में देखभाल करनी है उन लोगों को जो पहले से या तो हृदय रोग से प्रभावित हैं, स्ट्रोक हो चुका है, या मधुमेह रोगी हैं, ये आपको विशेषज्ञ बता रहे हैं। ये हमने जान लिया है कि सेहतमंद रहने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही सतर्कता भी। किस तरह से डॉक्टर प्रिंसी बताना चाहेंगी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो लोग जिनको
कुछ समय से डायबिटीज़ का रोग है, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज होती है। इस मौसम में बहुत सारे ऐसे आहार हैं जो उपलब्ध होते हैं, लेकिन डायबिटिक्स के लिए डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं। किस तरह से अपनी डाइट को मैनेज किया जाए और अपनी एक्सरसाइज रूटीन को मैनेज किया जाए जिससे इम्यूनिटी जो है वो कुछ हद तक संभली रह सके और इन्फेक्शंस का खतरा कम रहे? डेफिनेटली डायबिटिक्स हायर रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शंस के, क्योंकि उनका जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने वाले सेल्स होते हैं, बी सेल और टी सेल, वो हैम्पर्ड होते हैं। सो डाइट और लाइफस्टाइल, दैट इज़ एक्सरसाइज, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी मेंटेन करने में, अदर देन इम्यूनाइजेशन विच वी विल टॉक लेटर। डाइट में विंटर्स हमारे पास बास्केट ऑफ फूड लेके आता है जो कि बहुत हेल्प करता है इम्यूनिटी मैनेजमेंट में। सो इंस्टेड ऑफ ईटिंग जस्ट कंफर्ट फूड हाई इन कैलोरीज, जैसे कि हम मीठा बहुत खाते हैं विंटर्स में या इरेटिक फीडिंग होती है हमारी, हमें उन सब हैबिट्स को कंट्रोल करना है और हमें हेल्दी फूड खाना है। विंटर्स में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलती हैं, जैसे कि स्पाइनक होता है, मेथी होती है, तो हम इन सब फूड्स को अपने खाने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दैट विल हेल्प इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी। विंटर्स कम्स विद लॉट ऑफ फ्रूट्स, जैसे कि जो ऑरेंज होता है, आंवला होता है, अमरूद, गुआवा होता है, they can be incorporated in the food regimen, so they are rich in vitamin C and definitely vitamin C हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, इन्फेक्शंस को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। फिर हमारे पास और भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल्स हो गए, टमाटोज़ हो गए, इन सबको भी अगर हम अपने खाने में इंकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में हेल्प होगी। एक्सरसाइजेस के लिए ऑलरेडी जैसे कि सर ने बोला कि बिकॉज दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो मॉर्निंग में उठ के हमें बाहर जाके एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड एट होम वी कैन थिंक ऑफ डूइंग एक्सरसाइजेज इन द फॉर्म ऑफ योगा एंड स्ट्रेचिंग। तो अगर हम घर में ही 30 मिनट्स ऑफ योगा भी करते हैं और या फिर स्ट्रेचिंग या वेट्स के साथ थोड़ी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो हमारे मसल्स एक्टिविटी और सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करती है और इंसुलिन सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और ब्लड शुगर लेवल्स इम्प्रूव होते हैं। तो घर में हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करके लाइक 150 मिनट्स इन अ वीक, जस्ट हाफ एन आवर पर डे भी अगर हम करते हैं जी, चाहे आप घर में वॉक करें, योगा करें, स्ट्रेचिंग करें, या घर में ही आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, हम उनको फॉलो करके थोड़ी भी एक्टिविटी अगर ऐड करते हैं अपने रूटीन में, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग हेल्प। जी, आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सिर्फ सोशल मीडिया को या वीडियोस देखकर एक्सरसाइज ना करें। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको अपने जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह ले लेनी है कि किस तरह से आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइजेस आपको बिल्कुल नहीं करनी है। डॉक्टर राजपूत, आपके लिए एक और सवाल है। विनय जी का सवाल है, उनकी एज है 67 ईयर्स, वेट है 80 kgs। 2023 में इनको 4 स्टेंट डले थे। इनका बैड कोलेस्ट्रॉल मार्जिन लाइन पर रहता है। HbA1c का स्तर जो है, इन्होंने लिखा है कि वो भी तकरीबन नॉर्मल है। इनके पैर में जो है एक नर्व खिंचती है, पाँव में खिंचाव महसूस होता है विशेष तौर पर इस मौसम में। क्या ये प्रभाव जो है सर्दी का हो सकता है? क्या हृदय में गड़बड़ी का संकेत माने? इसे लेकर चिंतित है, इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो आपने स्पेसिफिक कंप्लेंट्स बताई है, नॉर्मली अगर ये आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से या हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से होती है तो ये एक्सर्शन पे होती है। जैसे आप चलें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें और उसके साथ आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो ये ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है। कई बार हम जो एंजियोप्लास्टी के बाद स्टैटिन्स दवाएं देते हैं, कई बार उनसे भी लेग्स में क्रैम्प्स, स्टिफनेस हो सकती है, उसकी वजह से भी हो सकती है। बट जो मुझे लगता है कि जो आप सिम्टम्स मुझे बता रहे हैं वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इसकी वजह से होने की ज़्यादा चांसेस हैं बजाय हार्ट की ब्लॉकेज होने से। जी, एक चीज़ मैं एक्सरसाइज के बारे में कहना चाह रहा था, अभी हुई बात। हमारे देश में एक ये कॉमन ट्रेडिशन है और एक रिवाज है कि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं लोग, वॉक पे चले जाते हैं। हाँ, तो ये एक लेज़र वॉक तो ठीक है कि आप बिल्कुल स्लोली टहल रहे हैं, लेकिन एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं एडवाइस करूंगा कि हैवी मील, फुल मील, कभी भी कोई एक्सरसाइज सीरियस ना करें। उस वक़्त
सारा ब्लड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है और उस वक़्त एंजाइना पेन होने की या हार्ट पे इफ़ेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो कभी भी फुल मील एक्सरसाइज, फुल स्टमक एक्सरसाइज ना करें। जी, और न सिर्फ हृदय रोगियों के लिए बल्कि जो डायबिटिक्स हैं उनको भी ये विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि खाने के बाद आपको विग्रस एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा पेस में वॉक नहीं करनी है। किस तरह के लक्षण बताना चाहेंगे डॉक्टर राजपूत जो इस मौसम में हो सकते हैं, जो ये आइडेंटिफाई कर पाए कोई व्यक्ति कि ये सामान्य से कुछ अलग है? क्योंकि अक्सर जब भी हृदय का दर्द होता है यानी हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं, बहुत से लोग ये सोचकर लापरवाही कर देते हैं कि रात को कुछ हेवी खाना खा लिया था तो शायद गैस्ट्रिक पेन हो, और इस वजह से बहुत सारी ज़िंदगी के लिए ख़तरा जो है वो उत्पन्न हो जाता है। कौन से लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, और क्या हार्ट अटैक के लक्षण सामान्य से कुछ अलग भी हो सकते हैं यानी वेग सिम्टम्स भी हो सकते हैं? देखिए, कुछ हार्ट के लक्षण हैं जो बहुत ही हम लोग सस्पिशस जिनको मानते हैं कि भाई ऐसा हो तो हार्ट का हो सकता है। कोई भी पेन, अगर चेस्ट पेन है, पूरे चेस्ट में है, उसके साथ अगर सफोकेशन की फीलिंग है, लेफ्ट हैंड में रेडिएशन की फीलिंग है, स्वेटिंग हो रही है, मार्क्ड वीकनेस लग रही है, तो ये हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। कई बार बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं कि वो समझते हैं कि राइट साइड में पेन है तो हार्ट का नहीं हो सकता, तो ये मिथ है। नाभि यानी अम्बलाइकस से लेके चिन तक, जिसको हम लोग थोड़ी बोलते हैं, कहीं भी कोई भी पेन हार्ट का हो सकता है। तो अगर पेन खास तौर से चलने पर हो रहा है, एक्सरसाइज करने पे हो रहा है, खाना खाने के बाद हो रहा है, तो ये हार्ट का हो सकता है जी। उल्टा भी मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि कुछ पेन ऐसे होते हैं जो हार्ट के नहीं होते हैं, और ये समझना जरूरी है। कोई भी पेन जो सालों साल, महीनों महीनों चलता है, कोई भी पेन जो लोकलाइज्ड होता है, गहरी सांस लेने से बढ़ता है, करवट लेने से बढ़ता है, बहुत शार्प शूटिंग पेन्स होते हैं। जैसे बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि हमें पियर्सिंग पेन हो रहा है, जैबिंग पेन हो रहा है, गहरी सांस लेने से होता है, तो इस तरह के पेन आमतौर से हार्ट के पेन नहीं होते। बट चूँकि हम एक ऐसे फोरम से बोल रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई नया सिम्टम महसूस कर रहे हैं जो आपको पहले कभी नहीं हुआ, और ख़ास तौर से आप अगर हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, आप स्मोकर रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो किसी भी पेन को नज़रअंदाज ना करें जी। अगर वो अनयूजुअल है तो अपने डॉक्टर की सलाह करें, खुद डायग्नोसिस ना बनाएं। हम हर इमरजेंसी में देखते हैं अपने कि पेशेंट आते हैं, बोलते हैं हमें गैस का पेन हुआ था, हम ईसीजी करते हैं तो हमें अटैक के चेंजेस दिखते हैं। तो बहुत बार ये गैस का या मस्कुलर पेन की तरह पेशेंट उसको इग्नोर कर देते हैं और उस बीच में हार्ट को डैमेज हो जाता है। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं लुधियाना से, फोन लाइन पर अनुज है हमारे साथ। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैं 1.5 महीना पहले स्टेंट डलवाया था जी, और नाक से कभी ब्लड नहीं आया था। अभी समय दवाई खाते रहते हैं तो क्या नाक से खून आना बलगम के साथ एक क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए पूछ रहा हूँ। डॉक्टर राजपूत, रिसेंटली इनको नोज ब्लीड हुआ है, क्या इससे कुछ लिंक हो सकता है? जो स्टेंटिंग हुई है उसके बाद इन्होंने कहा कि ये समस्या आई है फिलहाल। देखिए, स्टेंटिंग के बाद सभी मरीजों को हम ब्लड थिनिंग मेडिसिन देते हैं, और आमतौर से 2 ब्लड थिनिंग मेडिसिन देते हैं। तो इन ब्लड थिनिंग मेडिसिन से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, नेज़ल ब्लीड हो सकता है, गम ब्लीड हो सकता है, स्किन में ब्लीडिंग रैशेज आ सकते हैं, स्टूल्स के साथ ब्लड जा सकता है। तो ये माइनर ब्लीडिंग नॉर्मली ब्लड थिनिंग मेडिसिन की वजह से होती हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और कभी कभी उसकी डोज कम करने से, डोज मॉडिफाई करने से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी, और लुधियाना में रहते हैं तो थोड़ी सर्दी भी वहाँ पर होगी, ड्राइनेस की वजह से भी हो सकता है कि नोज ब्लीड की कुछ संभावना कभी कभी हो जाती है अगर नोज में ड्राइनेस है तो। डॉक्टर अवध, किस तरह से समझाना चाहेंगे वो लक्षण जो संकेत करते हैं कि व्यक्ति को शायद स्ट्रोक हो सकता है, और ऐसे में फास्ट, और अब तो शायद बी फास्ट कहा जाता है? जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रोक को पहचानना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो आम जितने लोग डॉक्टर के संपर्क में ना आए हों या पहले कोई जानकारी ना हो, तो आप कम से कम इस चीज़ को ध्यान रखें कि स्ट्रोक को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है वो समयबद्ध होता है। अगर मैं आपको इसकी सेंसिटाइज करूं तो 1 मिनट में 2 मिलियन ब्रेन के सेल्स का डैमेज हो जाता है।
तो इसी से आप समझ सकते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन, जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो सके वो कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रेन का बचाव कर सकें। तो जो बी फास्ट की बात करें, यह एक आइडेंटिफाई करने स्ट्रोक है कि नहीं है, इसको काफ़ी हेल्प करता है। तो बी फास्ट, बी मतलब होता है अगर आपका चलने में बैलेंस खराब हो रहा हो, इम्बैलेंस हो चलने में। ई होता है आई, सडनली आपका एक आंख में विजन लॉस हो गया, हो सकता है वो विजन लॉस इम्प्रूव भी कर जाए, लेकिन आपको उसको सीरियसली लेना है। तो आई फॉर विजन लॉस है। एफ फॉर फेस है, चेहरे में टेढ़ापन या आवाज़ में लड़खड़ाहट आ रही हो, तो एफ फॉर फेस। ए इज़ आर्म, आर्म मतलब हाथ में वीकनेस हो, पैर में वीकनेस हो या हल्की क्लमजीनेस भी हो तो भी वो एक स्ट्रोक का सिम्टम है। और एस है स्पीच, जैसे इंसान बोल नहीं पा रहा है या हम उसको कुछ बोल रहे हैं वो कुछ और ही जवाब दे रहा है, इरेलेवेंट जवाब दे रहा है, तो वो भी एक स्पीच का इन्वॉल्वमेंट है। और लास्ट है टी, टी मतलब टाइम इज़ ब्रेन, आप रश करिए ट्रीटमेंट के लिए। तो बी फास्ट है बैलेंस, आईज, फेस, आर्म एंड लेग, एस फॉर स्पीच एंड टी इज़ टाइम फॉर ट्रीटमेंट इमीडिएटली। तो ये हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि स्ट्रोक को पहचानने में मदद करेगा। इस बी फास्ट में एक चीज़ और रह जाती है, वो एच मैं ऐड करूँगा, वो है हेडेक। अगर आपको सडन सीवियर हेडेक हो, वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ, जो कहते हैं कि आपको ऐसा कभी सिर में दर्द हुआ ही नहीं, तो भी वो एक ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक का इंडिकेशन है। तो बी फास्ट और हेडेक पे ध्यान दें और हॉस्पिटल, अपने नज़दीकी जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है या जो भी डॉक्टर संपर्क में हो, आप उनसे मिलिए और ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे में जब पेशेंट को अस्पताल ले जाना होता है, उससे पहले लोगों को लगता है कि हम कुछ तो कर सकते हैं, और जो सबसे कॉमन चीज़ की जाती है उस पेशेंट को ठीक करने के लिए है वो है एस्पिरिन दे देना। अगर नहीं पता कि हेमरेज है या इस्केमिक स्ट्रोक है, कितना बड़ा खतरा या कहें क्या सेफ हो सकता है एस्पिरिन या कोई भी दवा अपने आप ले लेना? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये कि एस्पिरिन जो है ये एक एक्सटेंशन है। जैसे हार्ट अटैक है तो एस्पिरिन खा लीजिए, तो वैसे ही ब्रेन अटैक में इस चीज़ को लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, बट मैं इसको एब्सोल्युटली नो बोलूँगा कि बिल्कुल एस्पिरिन ना खाएं एक अंदाजे पर कि आपको स्ट्रोक हो गया है, क्योंकि बहुत ही हाई रिस्क है कि 80% इस्केमिक स्ट्रोक होता है कॉमनली और 20% कॉमनली हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। तो आप सिम्टम्स से नहीं बता सकते हैं कि हेमरेज है या इस्केमिक स्ट्रोक है, तो एस्पिरिन ना लें, क्योंकि अगर हेमरेज है तो वो उसको बढ़ाएगा और वर्सन कर सकता है। तो बगैर सीटी स्कैन या बगैर डॉक्टर के सलाह के एस्पिरिन ना लें, आप हॉस्पिटल जाएं। जी डॉक्टर प्रिंसी, डायबिटिक्स के साथ देखा जाता है कि गर्म पानी से अगर नहा रहे हैं, क्योंकि अगर जिनको न्यूरोपैथी की समस्या है और पैरों की नर्व्स जो है सेंसेशन नहीं होता, अगर कोई चोट लग जाती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे हीटर के करीब बैठे हों या बहुत गर्म पानी का उपयोग कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि इंजरी हो गई और उसके बाद कब अल्सर बन गया। किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? और वो लोग भी जो अक्सर नंगे पैर सुबह घास पर या ओस पर चला करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें न्यूरोपैथी होती है। बेसिकली जो उनकी नर्व्स होती हैं, स्पेशली हाथ और पैर की, स्पेशली पैरों में, वो डैमेज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर। तो ऐसे में जो सेंसेशंस होते हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। और अगर आप विंटर्स में हॉट फॉर्मेंटेशन गर्म पानी की बॉटल रख रहे हैं या हीटिंग पैड्स रख रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली टेम्परेचर का पता नहीं चलता है। तो क्योंकि सेंसेशन कम है, हीटिंग सेंसेशंस फील नहीं हो रही हैं, तो जो आसपास की स्किन है जहाँ आपने हीटिंग पैड रखा हुआ है वो डैमेज हो सकता है। तो आपको फील नहीं हो रहा है कि हीट हो रही है आपकी स्किन और टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो ऐसे में आपको प्रिकॉशंस ये लेने हैं कि आप एम्बिएंट टेम्परेचर को 24-25 डिग्री पे रखें, वार्मर्स यूज़ करें, हीटर्स यूज़ करें, बट जो आपको एग्जैक्टली आपकी बॉडी से वार्म हीट कर रहा है, जैसे कि हॉट फॉर्मेंटेशन बॉटल्स हो गई, हीटिंग पैड्स हो गए, इन सब को हमें अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली विंटर्स में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा होता है, बिकॉज आप पानी कम पीते हो और घर में रहते हो और देयर इज़ अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन सरफेस ऑल्सो। तो स्किन ड्राई होती है, क्रैक्स डेवलप होते हैं, और अगर क्रैक्स में कहीं थोड़ा इन्फेक्शन हो गया तो वो एक बड़े अल्सर्स वगैरह का रूप ले लेता है। बट क्योंकि आपके नर्व सेंसेशंस डैमेज्ड हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए आप एज अ डायबिटिक आपको एक तो अपने आप को डायरेक्टली गर्म पानी की बॉटल वगैरह यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको रेगुलरली अपने हाथों और पैरों की जांच करते रहना है कि कोई नया क्रैक तो नहीं आया है, कोई नया अल्सर तो नहीं डेवलप हो रहा है।
और आपको कोशिश करनी है कि अपनी जो पेरिफरीज हैं, हाथ पैर हैं, उनको कवर करके रखें, ग्लव्स पहने, सॉक्स पहने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको विदाउट फुटवेयर ज़मीन पे नहीं चलना है। ओस वगैरह के लिए आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, बिकॉज़ अगर आप बिना प्रिकॉशंस के चलते हैं, कोई चोट लग जाती है, तो लैक ऑफ नोइंगनेस होने की वजह से वो चोट बड़ी हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनिटी ऑलरेडी आपकी लो होती है, तो आपको वो चीज़ बड़ी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है अपने आप का, रेगुलरली आपको अपनी जांच करते रहना है और अपने आप को कवर्ड रखना है। जी, और अगर गर्म पानी का भी प्रयोग कर रहे हैं तो नल खोलकर पहले टेम्परेचर क्या है पानी का वो थोड़ा चेक कर लें, क्योंकि ये पता नहीं चल पाएगा अगर बर्न हो जाता है, तो उससे बचने के लिए पहले पानी के टेम्परेचर की चेक करने के बाद ही उसका प्रयोग किया जाए। डॉक्टर राजपूत, किस तरह से जो लोग हाइपरटेंसिव हैं अपनी डोजेज को पहले ही, यानी जैसे सर्दियां शुरू हो रही हैं, क्या उसमें एडजस्टमेंट्स करवाना आवश्यक हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको न सिर्फ ये अंदाज़ा है कि अब हमारा बीपी कंट्रोल हो गया तो दवा की ज़रूरत वो जो है उपयोगी भी नहीं समझते, और यहाँ पर खान पान की गड़बड़ी भी सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती है। हाँ, देखिए ये ब्लड प्रेशर, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। अगर हम 100 ब्लड प्रेशर के पेशेंट देखें तो डॉक्टर राजपूत, आपसे इस विषय पर और बात करेंगे, उससे पहले एक सवाल है TIA को लेकर। डॉक्टर अवध किशोर, किस तरह से समझाना चाहेंगे TIA? वैसे तो कहते हैं कि खतरा जो है वो दस्तक देकर नहीं आता, लेकिन अगर किसी को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, यानी अगर किसी में ऐसा कोई संकेत आया कि उसको कुछ थोड़ी क्षणों के लिए ही सही कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स हुए और उसके बाद चले गए, लोगों को लगता है कुछ ही चंद मिनटों या सेकंड्स की खेल था, सामान्य है, और उसके बाद जो है वो लापरवाह हो जाते हैं। इसे लेकर TIA अगर किसी को हो रहा है, कौन से लक्षण वो हैं और ऐसे में करना क्या चाहिए? तो TIA जो है, इसको अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो इसका मतलब होता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक मतलब कि आपके ब्रेन को एक टेम्पररी टाइम के लिए ब्लड सप्लाई बंद हुई है जी। या फिर हो सकता है कि स्मॉल हेमरेज भी हुआ हो। तो इन सब में क्या होता है कि सिम्टम होते हैं और रिकवर हो जाते हैं। और सिम्टम्स जो मैंने ऑलरेडी बताया, बी फास्ट, तो बैलेंस खराब होना, विजन लॉस होना, और फेस में टेढ़ापन आना, हाथ या पैर में वीकनेस आना, या फिर आपके स्पीच में, बोलने में दिक्कत या फिर समझने में दिक्कत। तो ये जो दिक्कत हैं ये स्ट्रोक की और TIA की नियरली सिमिलर होती है। लेकिन TIA क्या होता है, रिकवर हो जाता है। TIA के डेफिनेशन में हम कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर में रिकवर हो गया तो उसे TIA कहते हैं। लेकिन यदि कोई चीज़ मिनट में भी रिकवर हो रही है, आवर्स में रिकवर हो रही है, तो भी वो TIA है, और वो उतना ही उसको इम्पॉर्टेंट या उसको उतना ही सहज और सीरियस वे में लेना चाहिए जैसे हम एक स्ट्रोक के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो TIA समझिए कि एक तरीके से एक अलार्म है, और आपको उसके बाद उसका रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट और जो उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो शुरू कर देना चाहिए। जी, तो TIA यानी अगर कोई ऐसा असामान्य लक्षण हो रहा है, उसे ये सोचकर नज़रअंदाज न करें कि शायद मन का भ्रम होगा, ये छोटी सी बात थी, अब तो निकल ही गई है। विशेषज्ञ के पास जाना है आपको और ये जान लेना है कि दरअसल क्या था और आगे कितना बड़ा खतरा बन सकता है। एक और कॉलर हमारे पास गीता है हमारे साथ फोन लाइन पर। गीता जी, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। जी गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये है, मेरे हस्बैंड 40 ईयर्स एज है और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में है, तो ले राजस्थान वगैरह में ट्रांसफर होती रहती है। उनको विंटर में 5 ईयर्स में तीन बार विंटर में यूरिन पास करते वक्त या तो बेहोश हो जाते हैं और 2 मिनट में फिर होश आ जाते हैं, और कभी कभार गिर जाते हैं और यूरिन कपड़ों में ही पास हो जाता है। ओके, डॉक्टर प्रिंसी क्या कहना चाहेंगे, क्या हो सकता है ये कि सडनली यूरिन पास करते हुए अनकॉन्शियस हो गए, पता ही बेसिकली ये होता है कि कई बार मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के, और स्पेशली जब यूरिन पास कर रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ ऑलरेडी स्पेशलिस्ट हैं, इसमें एरिथमियाज भी हो सकते हैं हार्ट से रिलेटेड,
इसमें इस्कीमियाज भी हो सकते हैं या फिर TIA भी हो सकता है, और अगर डायबिटिक हैं तो उनमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बहुत कॉमन होता है। तो बेसिकली जो उनका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक हमारा टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, वो अफेक्टेड होता है। तो जब वो यूरिन वगैरह पास कर रहे हैं या स्ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो BP जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से भी बेहोशी हो सकती है। डॉक्टर अवध, क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं ऐड करूंगा, क्योंकि ये जो आपने सिम्टम बताया इसको बहुत ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना होगा, आपको विशेषज्ञ से मिलना होगा। तो इसको आप अपने ही तौर तरीके से उसको ना मैनेज करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसके कारण बहुत है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक ऑटोनॉमिक सिम्टम है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो जा रहा है। तो मिक्चुरेशन, जो यूरिन पास करने के समय ऑलरेडी एक डायनामिक चेंजेस आते हैं जिसको हम सिचुएशनल सिनकोप कहते हैं, कि ऐसे सिचुएशन में ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा और आपको चक्कर आएंगे या बेहोश होंगे। दूसरा है कि आप बेहोश हो जा रहे हैं, कपड़े में पेशाब निकल जा रही है, तो ये एक एपिलेप्सी या सीज़र का भी अटैक हो सकता है, या फिर एक ट्रांजिएंट जो इस्कीमिक अटैक की हम बात कर रहे हैं तो वो एक हो सकता है। हार्ट के रिदम कंट्रोल, वो जो बात की वो हो गया, या शुगर कम हो रहा है उस समय। तो बहुत सारे कारण हैं, इसलिए इस स्पेसिफिक सवाल का मुझे लगता है कि आपको अपने विशेषज्ञ से मिलके इसकी जांच करके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लें। जी डॉक्टर राजपूत, क्या अगर BP सडनली फॉल करता है, हमने कई बार देखा है कि वही अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बहुत सारे लोग उठे नींद से, शायद वॉशरूम के लिए गए और अनकॉन्शियस हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। क्या सडन BP फॉल की अगर समस्या हो रही है उसके साथ भी इन संकेतों को लिंक किया जा सकता है? हाँ, देखिए ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है और 2-3 सिचुएशंस हैं जिसमें हम ये अक्सर देखते हैं। सबसे पहले एल्डरली लोग, क्योंकि एल्डरली लोगों में जैसे आप लेटे हैं, बैठे हैं और सडनली आप खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर को एकदम से कंट्रोल करने की कैपेसिटी कम होती है, जिसको हम लोग ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये बुज़ुर्ग लोगों में ज़्यादा होता है। दूसरे, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनमें कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो हमारी इस कैपेसिटी को कम कर देती हैं कि हम पोजीशन चेंज के साथ अपना ब्लड प्रेशर एकदम ठीक कर सकें। तो ऐसे में कई बार ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, जैसे मैंने कहा, तो ब्लड प्रेशर की दवाओं को भी कभी कभी मॉडिफाई करना पड़ता है, बट जनरली ये ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की वजह से होता है और इसका नाम भी दिया गया है जिसको हम लोग मिक्चुरेशन सिनकोपी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन या सिंपल फेंट कहते हैं। जी। विंटर्स में ये बहुत कॉमन होता है कि विंटर्स में ये कैपेसिटी ब्लड प्रेशर को एडजस्ट करने की और ज़्यादा कम हो जाती है। जी, समस्या है, लेकिन उसके कारण कई हो सकते हैं। तो सबसे उपयोगी ये होगा कि क्योंकि आपने कहा कि काफ़ी समय हो गया है और बार बार ये समस्या हो रही है, और इंतज़ार न करें, एक विशेषज्ञ के पास चली जाएं आप और अपने हस्बैंड को दिखा लें और ये जान लें कि ये जो समस्या हो रही है इसका कारण क्या है, क्योंकि समस्या है तो उसका समाधान भी है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं विंटर केयर के ऊपर, और विशेष तौर पर डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव्स, हार्ट डिजीज़ पेशेंट्स और स्ट्रोक वाले लोगों के लिए किस तरह की सावधानी रखनी है ये विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए DD न्यूज़। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। किस तरह से सर्दियों में की जाए देखभाल और कैसे किया जाए समस्याओं से बचाव, ये बता रहे हैं विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ। डॉक्टर राजीव राजपूत, डॉक्टर प्रिंसी जैन, डॉक्टर अवध किशोर पंडित हैं हमारे साथ। सभी विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से, यानी छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर राजपूत आपसे कि सर्दियों के मौसम में ठंड के प्रभाव से
बीपी बढ़ता है या आर्टरीज या नसें संकुचित हो जाती हैं? दोनों होते हैं। और डॉक्टर ब्लड प्रेशर की दवाएं 90% पेशेंट्स को विंटर्स आने पे ब्लड प्रेशर की दवाइयां बढ़ानी पड़ती हैं। जी डॉक्टर प्रिंसी, क्या सर्दी के मौसम का प्रभाव इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उत्पन्न कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है। उसी की वजह से शुगर लेवल शूट करते हैं। क्या स्ट्रोक होने की संभावना उन्हीं लोगों को होती है सर्दियों में जिन्हें पहले स्ट्रोक हो चुका है डॉक्टर अवध? नहीं, जिन्हें पहले हो रखा है उनको भी रिस्क है, और जिनको नहीं हुआ है उनको भी ठंडियों में पहली बार होने का रिस्क होता है। अगर किसी को पहले हार्ट अटैक नहीं हुआ है तो क्या वो सर्दियों के मौसम में स्वयं को सुरक्षित समझें? डॉक्टर राजपूत। बिल्कुल नहीं। देखिए, सिंपल आंसर है बिल्कुल नहीं। राइट। डॉक्टर प्रिंसी, हाइपोग्लाइसीमिया समस्या नहीं होती, जबकि शुगर लेवल्स का बढ़ जाना यानी हाइपोग्लाइसीमिया एक समस्या और खतरनाक यानी सीरियस कंडीशन हो सकती है, क्या कहना चाहेंगी? हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर सीरियस देन हाइपरग्लाइसीमिया। बेसिकली जो डायबिटिक्स होते हैं उसमें अगर शुगर लेवल 80 के नीचे चला जाता है तो हमारे को ब्रेन डैमेज होने की ज़्यादा संभावना रहती है और वो ज़्यादा रिस्की है। सो वी हैव टू बी, हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर अवध, इनमें से कौन से लक्षण हो तो चिंता की बात हो सकती है? देखने में समस्या, चलने में समस्या या बोलने में स्लरिंग ऑफ स्पीच? सभी समस्या है, सभी जो आपने कही, देखने में, बोलने में, चलने में समस्या है ही। यदि कोई हाई रिस्क वाला पेशेंट है और उसको अपने लेग्स में या पैरों में नमनेस लगती है तो क्या इसको एक खतरे का संकेत माना जाए डॉक्टर राजपूत? हो सकता है। इसको इग्नोर ना करें, अपने स्पेशलिस्ट से मिलें, उसका कारण ढूंढें और इलाज करें। डायबिटिक्स को इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, ऐसे में वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है बचाव के लिए? डॉक्टर प्रिंसी। इस पे मैं थोड़ा टाइम लूँगी, 1 मिनट। वैक्सीनेशन डायबिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलरेडी लो इम्यूनिटी होती है और विंटर्स में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो थोड़े जो न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन है, ये तो मस्ट है, डायबिटिक्स को लगवाना ही चाहिए। और साथ में ईयरली कोविड बूस्टर शॉट्स भी लेने चाहिए। उसके अलावा शिंगल्स करके वैक्सीनेशन आता है हर्पीस ज़ोस्टर के लिए, वो भी डायबिटिक्स के लिए रिकमेंडेड है। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। राइट। डॉक्टर अवध, क्या स्ट्रोक वाले पेशेंट्स को इस मौसम में अपना बीपी बार बार मॉनिटर करने की यानी रेगुलर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है? जी हाँ, क्योंकि ठंडियों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना खतरनाक हो सकता है, इसलिए रेगुलर ब्लड प्रेशर जरूर मॉनिटर करें। जी। क्या कुछ लोगों में हार्ट अटैक साइलेंट भी हो सकता है डॉक्टर राजपूत? बिल्कुल हो सकता है। 10 से 20% हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं, मरीज को पता ही नहीं लगता और कुछ पेशेंट्स इग्नोर कर देते हैं। बट येस, 1 out of 5 हार्ट अटैक इज साइलेंट। डॉक्टर प्रिंसी, अगर डायबिटिक्स जो है वो मेडिकेशन रेगुलर ले रहे हैं तो इस मौसम में ड्राई फ्रूट्स, देसी घी, हलवा और जो चाहें जितना चाहें खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप एज अ डायबिटिक आपको स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करनी होती है। देसी घी आप ले सकते हैं 1 to 2 टीस्पून्स पर डे। हलवा वगैरह अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको अपना डाइट बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे अगर आप सपोज राइस ईटर हैं तो थोड़ा चावल कम करके कुछ चम्मच हलवा ले लिया, तो ये बैलेंसिंग रखनी पड़ेगी। बट आप इराटिकली किसी भी अमाउंट में कुछ भी नहीं खा सकते। राइट। डॉक्टर अवध, विग्रस एक्सरसाइज करना या एक्टिविटी विंटर में स्पेशली सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग आवर्स में कितना बड़ा रिस्क साबित हो सकती है? ये कोई भी एक्सरसाइज सडनली सीवियर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज सेफ नहीं है किसी भी सिचुएशन में। और सर्दियों में सुबह में थोड़ा केयरफुल रहें, अगर पॉल्यूशन रेट्स बहुत हाई हैं तो ना करें, और समय अनुसार जब क्लियर हो तब आप शाम में या किसी समय में एक शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज जैसे पहले ही जिक्र किया गया है 30 मिनट डेली कम से कम करें। बट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज इज़ नॉट सेफ। जी, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना कितना प्रभावशाली विकल्प मानते हैं डॉक्टर राजपूत? ये बहुत मिथ है और ये भी एक वजह है कि विंटर्स में हार्ट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। हम लोग घर में रहते हैं, जो स्मोकर्स हैं वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं वो भी अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा रिस्क बढ़ाती हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका हार्ट की आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, ब्लड थिक हो रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं और उसके साथ साथ
आप स्मोकिंग और अल्कोहल भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ये भी एक वजह है कि हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है। मैं तो कहूँगा इस समय इन चीज़ों का सेवन बहुत कम करें और बहुत कम क्या बिल्कुल ना करें। टोबैको कंजम्पशन इज़ एब्सोल्यूट नो इन एनी फॉर्म फॉर हार्ट पेशेंट्स। एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर प्रिंसी, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं मधुमेह रोगी और तमाम लोग जो किसी ना किसी तरह से हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं? सी विंटर्स एंड डायबिटीज़ कैन को एग्जिस्ट सेफली। इसके लिए बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी है, अपनी दवाइयाँ रेगुलरली लेनी है। जब भी आपके डॉक्टर्स बुलाएं आपको रेगुलर विजिट करना है, इम्यूनाइजेशन कराना है और अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं खा लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने आप को वार्म और कवर्ड रखना है और अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके चलना है। राइट डॉक्टर अवध, आपका संदेश उन तमाम लोगों के लिए जो वैसे अपने आप को सेहतमंद बनाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते। मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त वे में बताऊंगा कि एक स्टडी भी है, वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश भी की है कि इफ़ यू कंट्रोल दीज 5 फैक्टर्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्मोकिंग एंड कार्डियक इरेगुलर एरिथमियाज, अगर आप ये 5 फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 80 to 85% स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं रिपीट करूँगा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्मोकिंग एंड कार्डियक हार्ट एरिथमियाज, हार्ट की जो रिदम इरेगुलरिटी होती है, इस 5 को भी अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो यू प्रिवेंट 80 to 85% ऑफ स्ट्रोक। बाकी 10-15% कॉज स्टिल में एग्जिस्ट, जैसे जेनेटिक और आपकी कोई आर्टरीज़ की एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उस चीज़ को अलग तरीके से टैकल किया जाता है। बट आपके हाथ में 80 to 85% प्रिवेंशन है जो इसको कि आप जी, और न सिर्फ स्ट्रोक के लिए बल्कि दूसरी लाइफस्टाइल डिजीजेस भी इससे बच सकती हैं क्योंकि यही मंत्र है स्वास्थ्य का। डॉक्टर राजपूत, एक वाक्य में आपका संदेश, और हमने कार्यक्रम में जिक्र किया था कि अगर जो रूम टेम्परेचर है उसको ठीक रखना है, कौन सा बेहतरीन विकल्प होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही एक वाक्य में आपका संदेश। देखिए, ये बहुत हम केसेस देखते हैं विंटर्स में जब बहुत ठंड पड़ती है तो हम लोग हीटिंग डिवाइसेस का ओवर यूज़ करते हैं। पूरी रात है, बंद कमरा है, अगर उसमें हम बहुत देर तक हीटर यूज़ करते हैं तो देखा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है और ऐसे में बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। तो हीटिंग डिवाइसेस का थोड़ा सावधानी से यूज़ करें, ओवर हीटिंग ना करें, ऑक्सीजन का ध्यान रखें, तभी ये हेल्पफुल है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सभी विशेषज्ञों का। सांस लेने का महत्व उन लोगों को पता है जिनको सांस लेना मुश्किल लगता है, यानी जब सांस बोझिल होने लगती है तब उसकी कद्र समझ में आती है। ठीक वैसे ही जब अस्पतालों के चक्कर लगने लगते हैं तब समझ आता है कि ये जो सेहत है ये कितनी महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें क्या क्या करना था, ये नौबत ना आए। इसके लिए पहले से ही जो छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें विशेषज्ञों ने बताई हैं वो सेहत के लिए महामंत्र सिद्ध हो सकती हैं। बस आपको अपना संकल्प बनाना है और उसका पालन करना है, क्योंकि एक संकल्प आपका जीवन बदल सकता है। बहुत सारे विकल्प मिलते हैं मंजिल से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। सेहतमंद रहना चाहते हैं तो संकल्प कीजिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का, संकल्प कीजिए आलस्य को दूर भगाने का, संकल्प कीजिए अपने जीवन को संतुलित और नियंत्रित बनाने का। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।